अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। कद्दू वर्गीय फसलों के उचित प्रबंधन पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। बरसात में मुर्गी पालन में रखी जाने वाली सावधानियां। अधिक पैदावार के लिए अरहर की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हमारे जिन किसान भाइयों ने तोरई की फसल लगाई होगी वो अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। इस समय फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु कुछ प्रबंधन कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। तो किसान किस प्रकार से करे तोरई की फसल का प्रबंधन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि उपनिदेशक सोमदत्त शर्मा। तोरई सब्जियों में एक महत्वपूर्ण फसल है। ये हमारे स्वास्थ्य के भी लाभदायक है और किसान भाइयों को आमदनी की दृष्टि से भी बहुत अच्छी है। तो इसमें कुछ तकनीकी कार्य किसान भाइयों को करने हैं। इस समय जो सब्जी के रूप में तोरई की फसल किसानों ने लगा रखी है, उसमें किसानों के खेतों को देखने से कई कमियां महसूस हुई। उनके बारे में किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन तकनीकी जो कार्य हैं उनको और अपने किसान भाई अपने खेतों में अपनावें तो अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। सबसे पहले मैंने देखा है किसान भाइयों को जब तोरई की फसल लगी हुई है तो कई किसान भाइयों ने निराई गुड़ाई नहीं कर रखी है और काफ़ी घास फूस हो रहे हैं। तो वो उस घास फूस की निराई गुड़ाई करके अपना क्लीन कल्टीवेशन, खेतों को साफ रखें, इससे कीड़े बीमारी भी कम आते हैं और हमारे जो फसल में से जो पोषक तत्वों का जो खिंचाव है वो भी खरपतवार नहीं कर पाते हैं। पूरे हम जो खुराक देते हैं, पोषक तत्व देते हैं, खाद देते हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं, उन सबका उपयोग हमारी फसल तोरई की करें और शेष जो खरपतवार हैं वो नहीं करें। इसके लिए ध्यान रखें कि तोरई की फसल में से खरपतवारों को निकाल दें, नष्ट कर दें। और इस समय जो तोरई की फसल लगी हुई है उसमें 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर ये मात्राएं लेनी है। नत्रजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा बुवाई से पहले खेत में किसान भाई मिला दें। जो 90 किलो प्रति हेक्टेयर नत्रजन देना है उसमें 30 किलो नत्रजन बुवाई के समय दे दिया जाता है और शेष 30 किलो नत्रजन जब हमारी फसल 20-25 दिन की होती है, 30 दिन की होती है, जब दिया जाता है और शेष 30 किलो नत्रजन जब हमारी तोरई की फसलों में फूल आ रहे होते हैं उस समय दिया जाता है। तो जिन किसान भाइयों की फसल जिस अवस्था में है उसके अनुरूप यूरिया का भुरकाव इस समय किसान भाई करें। इसके अलावा पौधा संरक्षण कार्य, क्योंकि हमारे बेल वाली जो ये फसल है, सब्जी वाली फसल है, इसमें कीड़े बीमारियों का काफ़ी प्रकोप होता है और यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो काफ़ी हमारी क्षति हो जाती है और किसान भाइयों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस समय किसान के खेतों को देखने में आया है कि तोरई की फसल में एक लाल भृंग का नाम का कीड़ा लगा हुआ है। लाल भृंग कीड़ा क्या करता है कि कोमल पत्तियों को खाता है और हमारी बेलों को नष्ट कर देता है और हमारी जो तोरई की फसल है उसको काफ़ी नुकसान होता है और उपज काफ़ी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इससे बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि इसमें कार्बोनिल 25 किलो प्लस 25 किलो राख ले लें और इन दोनों को मिला करके प्रति हेक्टेयर शाम के समय में हमारी बेलों पे भुरकाव कर दें। तो इससे जो लाल भृंग नाम का जो कीड़ा है वो नष्ट हो जाएगा और हमारी फसल सुरक्षित बनी रहेगी और अच्छी उपज प्राप्त हो सकेगी। लाल भृंग के अलावा एक कीड़ा तोरई की फसल में और आता है, उसका नाम है फल मक्खी।
फल मक्खी फलों के अंदर अंडे दे करके और उसमें गिरार पैदा हो जाती है, उससे हमारे फल काणे हो जाते हैं और किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उपज काफ़ी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाती है। और कई बार देखने को मिलता है कि फल मक्खी से किसान भाई अपनी फसल से लगभग 30 से 40% नुकसान देखने को मिलता है कि 30 से 40% नुकसान उनको हो जाता है। तो इस फल मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को चाहिए तो मेलाथियोन नाम की एक दवा है, मेलाथियोन 50 सीसी 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो हमारा ये जो फल मक्खी नाम का जो कीड़ा है वो नष्ट हो जाएगा और हम इससे होने वाले नुकसान से तोरई की फसल को बचाया जा सकेगा। इन कीड़ों के अलावा बीमारी भी तोरई की फसल में आती हैं। तो प्रमुख रूप से इसमें 2 बीमारी आती हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू जिसको तुलासिता कहते हैं, एक पाउडरी मिल्ड्यू जिसको छाछिया कहते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू जो कि तुलासिता है, इसमें तोरई की जो बेल हैं उसके जो पत्ते हैं उन पर नीचे की तरफ भूरे धब्बे बन जाते हैं और धीरे धीरे ये पत्तों पर और पूरे बेल पर छा जाते हैं ये धब्बे और हमारे जो बेल है वो सूख जाती है। तो इस सब के बचाव के लिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा पाउडरी मिल्ड्यू जो मैं रोग बता रहा था वो भी तोरई की फसल में काफ़ी आता है। पाउडरी मिल्ड्यू में जो तोरई की फसल है उसके जो पत्ते हैं, बेल है, उसमें सफ़ेद पाउडर के रूप में काफ़ी मात्रा में फैल जाता है। जब हम इसको बेल को झड़ाएंगे तो सफ़ेद पाउडर काफ़ी गिरता है, देखने में मिलता है। तो ये जो पाउडर मिल्ड्यू है ये सफ़ेद जो पाउडर जैसा पत्तियों पे आ जाता है, उससे हमारी पत्तियां खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और पौधा पूरा सूख जाता है और हमें उपज नहीं मिल पाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को कैराथेन एलसी नाम की एक दवा है, 1 ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग से हमारी तोरई की फसल को किसान भाई बचा सकते हैं। इसके अलावा एक वायरस नाम का रोग भी आता है। वायरस रोग विशेषतः जो भी रस चूसने वाले कीड़े हैं, खास करके जो मोइला है, वो हमारी जो कोमल भाग हैं, बेल के जो पत्ते हैं, पत्तियां हैं, उनसे रस चूसता है और रस चूसने के साथ साथ ये वायरस का एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है और वायरस रोग हमारी पूरी जो तोरई की फसल है उस पर आ जाता है। इससे पत्ते सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं और बाद में नष्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो इससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को डाइमोथेट नाम की दवा है, डाइमोथेट 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करें तो हमारे ये जो वायरस रोग है ये हमारी तोरई की फसल पर नहीं आएगा और किसान भाइयों को अच्छा लाभ मिल सकेगा। तो इन तकनीकी कार्यों का किसान भाई ध्यान रखते हुए तोरई की फसल का उत्पादन लें ताकि उनको अच्छे से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। कृषि सह व्यवसायों में पशुपालन, मुर्गी पालन को मौसम के अनुसार आवास, आहार एवं देखरेख की जरूरत होती है। यदि मुर्गी पालन की बात की जाए तो बरसात के मौसम में इनके प्रबंधनों में किसी भी प्रकार की कमी रह गई तो पोल्ट्री फार्म में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो कौन कौन सी हैं वो समस्याएं तथा कैसे करें मुर्गियों का प्रबंधन, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आज मैं किसान भाइयों को जो है ब्रॉयलर के बड़े मुर्गियों के बारे में या लेयर मुर्गियों का किस तरीके से देखभाल होनी चाहिए। साधारणतः इस मौसम में ये देखा जाता है कि कभी कभी बहुत धूप हो जाती है और कभी कभी जो है बहुत रात के समय जो है काफ़ी ठंड कभी कभी हो जाती है। मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव होती है और इस दौरान जो है उमस काफ़ी बढ़ जाती है वातावरण में और इस उमस की वजह से जो है अगर हमारी वेंटिलेशन मुर्गी के घर में सही तरीके से नहीं होता है तो मुर्गियों को काफ़ी बीमारी होने की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। अब उसके लिए जो है पहला चीज़ हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मुर्गी चाहे वो ब्रॉयलर हो चाहे लेयर हो, उनके घर के जो वातावरण है यानी कि उनके जो आसपास जो खिड़कियां है वो खुली रहे ताकि शुद्ध हवा जो है वो बाहर से अंदर आ सके। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर घर में उमस बढ़ रही है तो इसका एक कारण हो सकता है कि एक घर में जो है ज़रूरत से जितनी मुर्गी होनी चाहिए, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी के लिए जो है हम 1 वर्ग फुट फरस्ता
खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी हम शायद हम रखे हैं तो इस के वजह से जो ओवरक्राउडिंग होती है तो उस कारण जो है घर में उमस बढ़ सकती है, गीलापन हो सकती है वातावरण में। तो इस दौरान जो है अगर आप खिड़कियों को खुला रखें, वेंटिलेशन सही रखें, अगर लीटर भी गीला हो जाता है तो हमको ये विशेष ध्यान में रखना होगा कि खिड़की जो है वो खुला तो होना ही चाहिए, साथ में जो है जो लीटर जो है जो कि गीला हो जाता है उसमें जो है आप चूना का प्रयोग कर सकते हैं। और चूना के अलावा जो है आप सूखे लीटर को, मतलब जो लीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो भूसा या बुरादा या जो कुछ भी हो, हम जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेश यानी सूखे हुए हो, गीला ना हो, उसको हम कर सकते हैं ताकि जो है लीटर जो है सूखा मेंटेन हो, ड्राई फॉर्म में मेंटेन हो। मुर्गियों को भी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पानी, शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए प्रबंधन व्यवस्था में। और इसके साथ ही साथ हम जो है पानी में जो है हम कुछ दवाई जैसे कि मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेस जिससे कि स्ट्रेस ना हो, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो है बाज़ार में उपलब्ध है, तो इस तरीके का जो है दवाइयाँ जो कि स्ट्रेस को रोकने में काम आती है, तो इस तरीके का आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक टॉनिक, कुछ लिवर टॉनिक का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भी जो है अलग अलग जो लिवर टॉनिक बाजार में उपलब्ध है, जैसे लिव 52 हुआ, स्ट्रेस रोक हुआ, इस तरह के कई सारे लिवर टॉनिक, कई सारे मल्टीविटामिन, कॉन्सिटोन, कई सारे इस तरह की जो है दवाई आ रही है मार्केट में, कई कंपनियों की आ रही है। तो किसान जो है इस तरीके का दवाइयाँ जो है संभवतः अच्छा होगा अगर किसान जो है उसके पानी में उसको मिलाकर मुर्गियों को पिलाए, क्योंकि दाने कभी कभी क्या होता है कि मुर्गी दाने कम खाती है इस मौसम में क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन पानी जो है मुर्गी काफ़ी पिएगी। और इसके अलावा जो है इस मौसम में जो है कभी कभी अगर दाना पुराना होता है, मान लीजिए कि कभी 2 महीने से ज़्यादा होती है, तो कभी कभी दाना जो है वो दाना में नमी आ जाती है, मतलब दाना में उमस काफ़ी आ जाती है। ये साधारणतः माना जाता है कि 11% से अधिक अगर पानी रहता है दाना में, यानी उमस या गीलापन अगर 11% से अधिक होती है, तो दाना निश्चित रूप से फंगल बीमारी के लिए एक अच्छा स्रोत हो जाती है। तो किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना होगा कि मुर्गी के दाना जो है वो जो है उसमें 11% से अधिक नमी ना हो, और फ्रेश दाना जितना संभव हो सके फ्रेश दाना का प्रयोग किया जाए। दाना देने के बाद भी जो है अगर किसान भाइयों को लगता है कि कहीं पे मुर्गियों की ग्रोथ इस मौसम में कम आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है कॉपर सल्फेट 1% कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल पानी में कर सकते हैं या फिर फीड में भी कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी गुजर जाती है लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ती। नल प्यासे हैं, बिल आता है, बिजली नहीं, सड़क भी ढूंढनी पड़ती है। ऐसे होती है नारी की पूजा। कुछ तो सिर्फ मतलब का मसाला खोजते हैं। कब तक सहेंगे और क्यों चुप रहेंगे? रखिए हमारे साथ अपनी बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसान भाइयों ने अगेती अरहर की बुआई की होगी वो फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर खड़ी है, और अरहर की फसल से अच्छी उपज के लिए जरूरी है कि इस समय फसल को खरपतवार एवं कीट रोगों से होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सके, तभी आप अरहर की खेती से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो किस प्रकार से करें खरपतवार एवं कीट और रोगों की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप तोमर।
जैसा कि हम किसान भाई देख रहे हैं कि खरीफ के सीजन में विभिन्न तरह की दाल वाली फसलें बोते हैं, उसमें से एक अरहर जो हमारी प्रमुख मानी जाती है सबसे, उसमें विभिन्न तरह की शस्य क्रियाएं करना आवश्यक है जिससे कि हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें। उसमें हम देखते हैं कि अरहर की फसल में खरपतवारों की विशेष समस्या होती है, जिनके के द्वारा, क्योंकि अरहर की फसल जो शुरू की अवस्था होती है उसमें धीरे धीरे बढ़ती है और इसमें लाइन से लाइन की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर पर होती है। मतलब अधिक दूरी होने के कारण खरपतवार इस फसल को दबा लेते हैं, इसके साथ ज़्यादा प्रतियोगिता करते हैं, इसलिए निराई गुड़ाई इसमें आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि जो निराई गुड़ाई है इसमें 2 बार किया जानी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई अरहर बुआई के 30 दिन बाद और दूसरी लगभग फसल जब 50 से 55 दिन की हो उस समय तक कर देना चाहिए। तो देखते हैं कि निराई गुड़ाई करने के बाद काफ़ी ओजस्वी होती है, इसमें बहुत शाखाएं निकलती हैं। तो जब हम देखते हैं कि बरसात में ज़्यादा बारिश होती है तो फसल गिरने की संभावना रहती है, इसलिए लाइनों में हम मिट्टी यदि चढ़ा दें तो उससे ये होगा कि एक तो पौधे के किनारे पानी नहीं रुकेगा, जिससे कि हमारी ये दलहनी फसल होने के नाते प्रभावित नहीं होगी, और वो जो नाली सी बन जाएंगी मिट्टी चढ़ाने से, तो जब बारिश नहीं होती है फसल की मांग के अनुसार सिंचाई जब करते हैं तो उस समय सिंचाई में भी हमें लाभ होता है और अच्छी तरह सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा हम देखें, इस समय जैसे ही इसमें कीड़े विभिन्न तरह के प्रभावित करते हैं या येलो मोजा की समस्या आती है या पत्ती लपेटक कीड़ लगता है, तो उसके लिए हमको एक जो सिस्टमेटिक जिसे कहते हैं अंतर प्रभावी दवा जो है उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि जैसे मेटासिस्टाक्स है, रोगर है, इनकी 1 से 1.5 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि विभिन्न तरह के जो कीड़े इसमें लग रहे हैं उनसे आप इसको छुटकारा पा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे फसल हमारी आगे बढ़ती जाएगी तो इसमें जब फूल आने लगेगा तो जब फली बनने लगती है तो जो फली भेदक है ये इसकी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। अरहर में किन्हीं क्षेत्रों में देखते हैं कि 50% तक भी उत्पादन हमको नहीं मिल पाता है। फलियों में जो फली भेदक है, जो सुंडी होती है, वो फली में अंदर सारा का सारा पूरा दाना खाकर खत्म कर देती है। तो इसके नियंत्रण के लिए समन्वित नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय फसल उस अवस्था में होती है हम सही तरह से दवा का छिड़काव भी नहीं कर पाते, फसल इतनी बढ़ जाती है उसमें स्प्रे नहीं हो पाता। तो उसके लिए जैव नियंत्रण जो है बहुत जरूरी है। जैव नियंत्रण के लिए विभिन्न शासकीय विभागों में एवं हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल में जैव नियंत्रण प्रयोगशाला है, वहाँ पर ट्राइको कार्ड मिलता है। ये ट्राइको कार्ड जो है वो फली भेदक कीड़े के लिए एक तरह से दुश्मन सिद्ध होता है और हमारा मित्र होता है, क्योंकि इसमें जो कीड़े होते हैं, ट्राइको कार्ड देखा जाए तो देखने में पोस्ट कार्ड की तरह दिखता है। इसमें लगभग 1 एकड़ में 2 कार्ड लगाए जाते हैं और इस कार्ड में 10 खाने बने रहते हैं। उन खानों के अनुसार इसको काट करके पत्ती की निचली सतह जो होती हैं उन पर लगा देते हैं और आमतौर पर शाम के समय लगाना चाहिए। जब ये कार्ड लगा देंगे इनमें से छोटे छोटे ततैये से निकलते हैं और ये फली भेदक कि जो वयस्क द्वारा पत्तियों पर अंडे दिए हुए होते हैं, उन अंडों में ये अपने अंडे दे करके और फली भेदक के अंडों को समाप्त कर देते हैं, जिससे कि हमारी फसल पूर्णतः सुरक्षित हो जाती है और अच्छा उत्पादन मिलता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आइए हम बात करते हैं कि अगर हम घर के आसपास कहीं लॉन बनाना है तो उसको किस तरीके से खूबसूरत रखना पड़ता है और कौन कौन से तरीके उसके लिए अपनाने पड़ते हैं। भाटिया जी से जानेंगे। जी बताइए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉन जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे सौंदर्यकरण में। जो लॉन है उसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अच्छी मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा। उसमें 1:1:1 की जो है रेशो रखनी पड़ेगी, जिसमें आप एक भाग जो है रेत, एक भाग जो है गड़ी सली खाद और एक भाग मिट्टी रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जितनी अच्छी आपकी मिट्टी होगी उतना अच्छा आपका घास लगेगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने परमार विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो ये घास लगाई है, कोरियन ग्रास लगाई है। तो कोरियन ग्रास जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ चल पा रही है। अभी हमारे इस पे काफ़ी अनुसंधान भी हो रहा है और हम 5-6 तरह की जो है ग्रासेस पे काम कर रहे हैं। जो अच्छी जो ग्रास होगी वो हम लोगों को या किसानों भाइयों को देंगे। पर आप देखेंगे कि जो आपका ये लॉन ग्रास है इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक मोर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास 2 तरह के जो एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एक हाथ से जो मोर चलता है। मोर का मतलब है कि इसको जिससे घास कटती है तो वो कट के बिल्कुल अच्छी स्मूथ नज़र आएगी। तो उनका होना बड़ा ज़रूरी है। और बरसात के मौसम में जो है घास को काटना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में घास बहुत तेज़ी से बढ़ती है। उसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि लॉन के साथ साथ उसकी एक चारों तरफ से एक 4 दीवारी के रूप में हैज का लगाना बड़ा ज़रूरी है। हमने जो यहाँ पे हैज लगाई है वो यूनाइमस आप देख रहे हैं, वो जो हैज है वो यूनाइमस लगाई है। और यूनाइमस एक ऐसा हमारे पास हैज के लिए पौधा है जो सारा साल हरा रहता है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे हरड़, भेड़ा, आंवला और उसके पौधे भी हमने यहाँ पे लगाए हैं। और उससे जो है आपको एक सुंदरता का जो आभास हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस समय मेन समस्या जो आती है वो बनाना बिटिल की आती है। बनाना बिटिल आप खास करके देखेंगे तो आपके केले के उसमें जो है जगह जगह कीड़े रस चूस करके जो है उसमें स्पॉट बन जाती है, लंबी लंबी धारियाँ बन जाती हैं, जिससे मार्केट में उसकी जो है गिर जाती है, जिससे अच्छा रेट आपको नहीं मिल पाता है। बनाना बिटल के लिए आपको अभी से जो है जो गहर निकल रही है उसमें अगर क्यूनाल फास की एक गोली आती है, अगर गहर के ऊपर क्यूनाल फास की गोली आप रख देते हैं तो जहाँ तक इससे निजात मिल सकती है आपको। दूसरा, अगर ये नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो कोई भी अच्छा कीटनाशक जो है इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। और जो आपके घने हो गए, सघन हो गई पत्तियों से जगह जगह देखा गया है कि छाया अधिक हो जाती है, तो अनावश्यक जो पत्तियां हैं उसको काट के निकाल दें। और दूसरे, जो साइड में इस समय सपोर्ट देने की आवश्यकता विशेष होती है। सपोर्ट देने के लिए साधारणतया पे लोग यही बम्बू या बांस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कास्ट बचानी हो, अपनी लागत को कम करना हो, तो इसके लिए जो नायलॉन की आती हैं, रस्सियाँ आती हैं, उसको भी एक दूसरे पत्तियों से एक ऊपर से यहाँ से बांध करके दूसरे पौधे के जड़ में बांध देंगे तो उससे जो है पौधा गिरेगा नहीं, गहर गिरेगी नहीं, मजबूती प्रदान होगी और कास्ट भी आपकी कम होगी। जो साइड से सकर्स निकल रही हैं और ये जो पत्तियाँ गिर रही हैं इसकी कटाई छटाई करते रहें। साथ में जो सकर्स से निकल रही हैं इसको हमेशा काट के निकालते रहें, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से जो है आपके फूड मटेरियल को जो भी आप तत्व देते हैं वो क्षति पहुँचाते हैं। आपकी जो है फल की क्वालिटी जो है हल्की हो जाती है, इसलिए इनका कोई उपयोग नहीं है। इसको काट के निकालते रहें। किसान भाई इसको काट तो देते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा ये गया है काटने के 2-3 दिन के बाद फिर से इसमें कल्ले निकल आते हैं। तो कोशिश ये करें, जैसे ही इसको कल्ले को काटते हैं, काटने के बाद किसी भी चाहे ईंट या जिस भी औजार से आप उसको करते हैं तो उसको हैमर कर दें। थोड़ा सा हैमर करने से वो ध्वस्त हो जाता है, तो इतनी जल्दी सकर्स नहीं निकलती हैं। दूसरी बात, आपके जो गहर है इस स्टेज में पहुँच गई है, किसान भाइयों को ये भी सलाह देते हैं हम कि इस स्थिति में जो फूल बहुत से इसमें देख रहे हैं गहर में लगी हुई है, तो फूल को काट करके निकाल दें। और दूसरे, इस समय 0050 मतलब 0050 का पोटास तत्व जिसमें होता है उसका स्प्रे लगभग ये परिपक्व होने के 40 से 45 दिन पूर्व अगर इसका स्प्रे कर दे रहे हैं तो आपकी फल की साइज और शाइनिंग बहुत अच्छी बनी रहती है। इस समय पौधे को पोटास की आवश्यकता अधिक होती है। और साथ में समय समय पे अगर बारिश नहीं हो रही है तो सिंचाई करते रहें।
हम सभी कृषक भाइयों को जो भी केले की खेती कर रहे हैं उनको यह सलाह देते हैं कि अपनी लागत को कम करने के लिए टपक सिंचाई बहुत ही कारगर है। इसमें आप फर्टिगेशन सिंचाई के साथ साथ इसमें जो है घुलनशील जो भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के कम्बिनेशन 19-19-19 का आ रहा है और कई कम्बिनेशन अब मार्केट में उपलब्ध हो गए हैं, उसको आप टपक सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में खास करके अगर मल्चिंग इसी ड्रिप सिंचाई के साथ साथ जो है मल्चिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन भी प्राप्त हो रहा है और साथ साथ लागत में तो कमी आ ही रही है, लेबर कास्ट भी बच रही है, निराई गुड़ाई से निजात मिलती है। और इस प्रकार से अगर हम देखें एक साधारण प्लाट की अपेक्षा जिसमें ड्रिप और मल्चिंग की गई है, उत्पादन में लगभग 25 से 30% का उत्पादन अधिक प्राप्त हुआ है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में लाभदायी है कार्नेशन फूल की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।